नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है जनता से रिश्ता में और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। चुनावी बिगुल बज चुका है और बहुत ही घमासान की स्थिति राजनांदगांव में बनी हुई है। जी हां, शीर्ष नेतृत्वकर्ता लगातार यहां पे दौरा चल रहा है। दोनों तीनों चारों पार्टियों की बहुत ही कशमकश यहां पर जारी है। तो आइए जानते हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनांदगांव में कौन बनेगा विधायक, किसकी होगी सरकार और जनता किसे करेगी स्वीकार, किसकी होगी दरकार। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला हम मुद्दा जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शिव वर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे 15 साल बनाम 5 साल, कैसी सरकार ने 15 सालों में काम किया और इन 5 सालों में आपको क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आया? चूँकि विधायक पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, बताएं। भाजपा के काम को बताने की ज़रूरत नहीं, जनता के जिहान में बैठा हुआ है। 15 साल में विकास जितना हुआ वो जनता समझ रहा है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। पर इस जो पंचवर्षीय जो कार्यकाल है, चाहे नगर निगम सीमा में हो, चाहे प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार में हो, राजनांदगांव का सतर्कता व्यवहार किया गया है। और अभी नगर निगम में जो महापौर बैठा है, विकास कुछ नहीं, सिर्फ मूर्ति और चौक का नाम कर उसका मूल उद्देश्य था। अभी हमें अचानक पता चला कि भाई पीछे एक महात्मा जी की मूर्ति लगने वाला है। मतलब इनके कार्यकाल मूर्ति और चौक का नाम का श्रेय लेने के लिए इससे ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ। चलिए जानते हैं कि विकास के मुद्दों को लेकर महापौर जी पर आरोप है कि सिर्फ मूर्ति और कहना चाहिए कि मूर्ति लगाने का काम किया जा रहा है। बताएं सर, बताएं। राजनांदगांव में माननीय महापौर के द्वारा चौमुखी विकास राजनांदगांव में हुआ है। कहीं ऐसा नहीं है कि जो विकास काम नहीं हुआ है। जो शिव वर्मा जी बोल रहे हैं बिल्कुल झूठी बात बोल रहे हैं। सबसे पहले ये आत्मन स्कूल के ग्राउंड को देख लीजिए। 25 लाख की लागत से ये लान लगा गया बच्चों को खेलने के लिए। इनके 15 साल में इसकी दशा कैसी थी आप जानते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को नज़दीकी से देखा है, मजदूर नज़दीक से समझा है। तो आज किसानों के हित में मुख्यमंत्री जी उनकी धान की रेट आज 3600 करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने महापौर ने और हमारी सरकार ने पत्रकारों के लिए भवन और ज़मीन की व्यवस्था हमारी सरकार लेकर, इनकी सरकार ने 15 साल केवल लूटा है, छल किया है, धोखा दिया है। आज बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया हमारी सरकार दे रही है। मितानिन, आंगनबाड़ी, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं हो जहां मुख्यमंत्री ने उनका ध्यान नहीं रखा। इसलिए आने वाला यह वर्ष कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ का राजनांदगांव का विधायक भी कांग्रेस कराएगा। चलिए आइए जानते हैं जनता कांग्रेस जे से शमशुल आलम जी जिला अध्यक्ष जो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि 15 बनाम 5 साल, एक कह रहे हैं विकास और दूसरा कह रहे हैं छलावा, गड्ढे में जा रही सरकार और बहुत ही ज़्यादा। तो शमशुल आलम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? मैं पहले भाजपा के 15 साल के बारे में बोलना चाहूँगा कि मात्र काम के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है। रेत खदान आप चले जाइए, रोड में कभी भी खड़े हो जाना, 4 हाईवा को एसडीएम के साथ खड़े होकर रोक लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी गाड़ियाँ चल रही है, कौन रेत चोरी कर रहा है, कौन मुरुम चोरी कर रहा है। आपको उससे इनका दिख जाएगा। दूसरा, ये बात कर रहे थे शिव वर्मा जी अभी मूर्ति की, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो पूरे इंडिया में मूर्तिज बना रहे हैं। उसके अलावा और क्या काम कर रहे हैं? चौक का नाम बदल रहे हैं, ज़िले का नाम बदल रहे हैं, आज देश का भी नाम बदल रहे हैं। हमारे इंडिया नाम से पूरे देश में जाना जाता है। वापस से लोगों को रटवाने के लिए कितना समय लगेगा? तीसरा, आदरणीय संतोष पिल्ले जी ने भी कहा बेरोजगारी भत्ता के बारे में। यहाँ रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं 16 लाख बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार, जिसमें से मात्र 80,000 लोगों को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया। इतने सारे नियम कानून ले आए कि इनके खुद के पार्टी के कई लोग बोलते हैं कि हमको तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, और 80,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देके वो वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं। किसान को दिए सिर्फ। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे शिक्षा पर। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा पर बात करने हम जा रहे हैं। तो शिक्षा में शिक्षित कितने बच्चे होंगे और कितने जो कहते हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा भी एक स्लोगन चला हुआ था। तो आइए उस विषय पे जानते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष किशोर यादव जी, बताएं आप। भारत माता की जय। ये भारत का नाम है, इंडिया संविधान में लिखा हुआ अंग्रेज़ों का देन है, इससे इनकार नहीं है। इंडिया भी हमारे देश का ही नाम है, लेकिन भारत का नाम
भारत का नाम भारत बोलने से किसी को शर्म आती है तो ऐसे शर्म लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि भारत माता की जय बोलने में जिसको शर्म आती हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने एजुकेशन का पूछे, जिसको इन लोग अपना उपलब्धि बताते हैं। सर्वेश्वर दास उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय जब इसको आत्मानंद किए उस समय 700 बच्चे, मेरे ख्याल से जब हिंदी मीडियम चल रहा था वहाँ पे गरीबों को ही बच्चे पढ़ रहे थे, किसी कलेक्टर के या आईएएस ऑफिसर के या पुलिस अधिकारी के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ रहे थे। उनको टीसी दे करके यहाँ से भगाया गया है और अब ढिंढोरा पीट रहे कि हमने आत्मानंद खोले। आत्मानंद खोले तो आपने बिल्डिंग अपना क्यों नहीं बनाया? हम इनकार नहीं कर रहे हैं, आपने आत्मानंद चालू किए, आपको अपना स्ट्रक्चर खुद का तैयार कर खड़े करना था। यहाँ जो 700 गरीब परिवार के बच्चे पढ़ रहे थे उनको क्यों टीसी दे करके यहाँ से भगाए? गरीब बच्चों की बात आती है तो कहना चाहिए कि एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी भी चीज़ में नकार नहीं कर सकते और किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा को लेकर पूर्व महापौर हमारे साथ है सुदेश देशमुख जी से हम जानेंगे कि सर इनकी जितनी कही हुई बातें हैं आपके नज़रिए से आप क्या सोचते हैं? शिक्षा पर तो मैं बोलूँगा, लेकिन मैं पहले बताना चाहूँगा 5 साल बनाम 15 साल बनाम 5 साल आपने कहा था। 15 साल अगर विकास ऐसा हुआ है तो ये 15 सीट में क्यों सिमट गए? और यदि विकास हुआ है, यदि उस समय दूध की नदियाँ बह रही थी, यदि किसान खुश था, यदि बेरोजगार खुश था, रोजगार सबको मिल रहा था, लोगों को घर बैठे खाना मिल रहा था, काम करने किसी को जाना नहीं पड़ता था, तो 15 सीट में क्यों सिमट गए? इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण जनता ने इनको बैठाया घर और 15 सीट में लाके भटका है। चलिए आइए हम बात करते हैं। रही बात काम की तो मैं और बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वर्तमान में विधायक हैं, अगर काम की बात है तो पुराना बस स्टैंड आज भी वैसा ही है जैसे ये छोड़ के गए थे, उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी मोतीपुर में रहते हैं, मोतीपुर से ढाबा तक के रोड का उन्नयन हमने किया, काम चालू हो गया, आप जाके देख सकते हैं। 15 साल में इनको नज़र नहीं आया। कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे काम करती है, पिछड़े लोगों के लिए काम करती है, मजदूर के लिए काम करती है, किसानों के लिए काम करती है और इसका प्रतिफल हमको मिला कि जनता ने हमको जिता के लाए। जहाँ पे कहना चाहिए कि बात आती है वहाँ पे महिलाओं के सम्मान की भी बात आती है, तो महिलाओं के सम्मान में हमारे साथ कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से मेहुल मारू जी हैं और अपनी वो कहना चाहिए कि स्टिकर पोस्टर और अपने लेख से काफ़ी फेमस रहे हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि सर महिला सशक्तिकरण को आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। भाजपा के लिए बेटी बचाओ केवल नारा रहा है। भाजपा के लोगों ने बेटियों की कभी इज्जत सम्मान नहीं किया। आप देखेंगे कि कितनी महिला खिलाड़ी आज दिल्ली में जंतर मंतर में धरने में बैठी थी, भाजपा के सांसद के ऊपर आरोप लगा, तभी भी नरेंद्र मोदी ने उनको अपनी पार्टी से निष्कासित निलंबित नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है। और थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहूँगा, आप राजनांदगांव की बात कर रही हैं, हम सब राजनांदगांव में बैठे हुए हैं, तो आज इनके पार्षद के ऊपर तक महिलाओं ने छेड़खानी का आरोप किया था। कौन सा पार्षद था भाई, वो जेल गया था महिलाओं के छेड़खानी के आरोप में? हाँ, ये बात है, बताइए। तो ये क्या महिला सम्मान है और बेटी बचाओ की बात करेंगे ये लोग? चलिए हम बात करते हैं महिलाओं से। महिलाएं भी कुछ हमारे साथ में बैठी हुई हैं, तो महिलाओं से हम उनकी राय ले लेते हैं कि उनको कितना सेफ फील होता है हमारे राजनांदगांव में। क्या कहना चाहेंगी मैडम, बताइए। एल्डर मैन यहाँ पे हैं कांग्रेस पार्टी की, बताएं। जैसे कि महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने हमेशा जो 15 साल में नहीं हुआ उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए 30 मिलन का सम्मेलन किए, महिलाओं का सम्मान किए, महिला दिवस मनाए। अभी जैसे कि गगन यानी जो बीजेपी के जो पार्षद है उनके महिलाओं के छेड़छाड़ के लिए उसको जेल भी जाना पड़ा था, है ना। जैसे कि हमारे वो है महिलाएं हैं जिसके कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की है, जैसे कि मितानिन दीदियों का इनका सम्मान हुआ। इसने अपनी वेतन भत्ता बढ़ाने के उसने 2 गुना बढ़ाया। हमारे कांग्रेस की सरकार ने हर महिलाओं का सम्मान किए। बस इतने। हर महिलाओं के सम्मान के साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनके लिए सुकन्या योजना भी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी से हम जानेंगे कि वो महिलाओं के लिए कितना कुछ किए हैं, कितने जागरूक हैं और आगे क्या प्रोटेक्शन महिलाओं को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बताएं। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो कहता वही करता है और कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलना।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने पूरा देश भर चलाया। साथ ही महिला समूह को सबसे ज़्यादा महत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया। महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा। और आज जो सुकन्या योजना की जो बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी योजना इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा चालू किया गया। महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं और महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खड़ा है। ये कांग्रेस जो बोलते हैं गलत बोलते हैं लोग। चलिए शमशुल आलम जी, मणिपुर के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मणिपुर में जिस तरीके से दंगे को भड़काया गया, लोग मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रोकने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। जब वो मुद्दा बड़ा बन गया तब वहाँ जाके वाहवाही लूटने का काम बस नरेंद्र मोदी जी करते हैं। देश में हिंदू मुसलमान के अलावा भाजपा और कुछ नहीं करती। और छत्तीसगढ़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जो महिलाओं की बात कर रहे थे, आपको पता होगा अभी कुछ हाल ही में रक्षाबंधन की इन 2 बहनों के साथ वहाँ पर अनाचार किया गया है रायपुर में। उसमें भाजपा का के पूर्व पार्षद वगैरह का लड़का है, कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि का लड़का है उस वहाँ से, और दूसरा एक पुलिस विभाग से लड़का है। और भूपेश बघेल जी की पुलिस क्या कर रही है अभी तक के कि उसमें किस तरीके का इंसाफ हुआ कि राजनांदगांव में भी एक बार एक बच्ची के साथ अनाचार हुआ था, कहाँ की तरह यहाँ गाँव में। आप इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद शरद सिन्हा जी हमारे साथ हैं, बताएं। देखिए, इनके पास तो कुछ सवाल है ना कुछ जवाब है। हर समय यही रटन लगाते कि 15 साल में क्या हुआ। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 5 साल में क्या किया है। और आज शहर में भी जो डामरीकरण हुआ है वो सिर्फ अमृत मिशन से हुआ है। यहाँ पे नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, जो कि यहाँ पे नगर निगम भी असफल है, आप देख सकते हो। और उसमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप आम जनता से भी पूछ सकते हो। अमृत मिशन में भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, बताएं। अमृत मिशन में भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी के कार्यकाल से इसकी बुनियाद रखी गई है। अब इस पर आप अगर मट्टी खोदोगे तो बदबू आएगी वाली बात है। अब ये नए जो उस समय नहीं थे कार्यकाल में, वो लोग उस पर उसकी बात उड़ाने की बात करते हैं। अपने इनके पार्टी की आपसी प्रतिद्वंदिता है ये, कि जो उस मुद्दे को उखाड़ना चाहते हैं जिसमें आज के लोग संलिप्त नहीं हैं। अमृत मिशन भाजपा के शासन काल से चालू हुआ था। 220 करोड़ की योजना थी। इनकी एक ही रूम में बैठकर पूरी प्लानिंग के तहत पूरा जगह जगह फैला दिए। और आज अमृत मिशन में इनकी इतनी भ्रष्टाचार है कि पुराने पाइपलाइन में कनेक्शन करा दिए। आज उनका कहना है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने 4.5 साल में क्या किए हैं। अभी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बैठा हुआ है। 4.5 में तुम तो गड्ढा खोद के कहाँ डलवा दिए पता नहीं, तो खोजने में ही लगे जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार कर डाले हैं लोग कि वो मोटी मोटी पाइप का पैसा खा गए हैं। और पुराने पाइप लोग क्यों जोड़ना, जब 220 करोड़ 220 करोड़ की योजना आई थी, अलग से सेटअप तैयार होना था, अलग से पाइपलाइन बनना था, अलग से टंकी बनना था, जो आज जनता सुरक्षित पानी मिलता। लेकिन इनके महापौर और इनके सांसद के द्वारा एक मिली भगत का पूरी पाइपलाइन की बर्बादी के लक्षण। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मिली भगत है या किसी चीज़ का है तो अभी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बैठा हुआ है वो क्यों चुप बैठी हुई है। अगर आप में अगर पावर है तो आप FIR दर्ज भी कराइए, हम सक्षम है, तैयार। क्या कर रहा है विपक्ष? क्या कर रहा है? नगर निगम में विपक्ष नहीं है ना, प्रदेश में विपक्ष नहीं है। ये लोग तो अभी उठ रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो अभी हल्ला चालू कर रहे हैं। पूरा विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है नगर निगम में ना प्रदेश में, विपक्ष नहीं है। चलिए जानते हैं, विपक्ष नहीं है और 4.5 साल बनाम 15 साल में बहुत से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी तक जारी है। और बताएं सर, इसके बारे में आपके नज़रिया क्या है, क्या सोचते हैं? देखिए, 15 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। किए होते ना तो आज राजनांदगांव की स्थिति और छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी नहीं होती। सिर्फ यह 15 सीट में सिमट करके रह गए और आगे ऐसा लग रहा है कि इनको 5 सीट भी अगर मिल जाए तो बहुत है। उदाहरण राजनांदगांव में देख लो, उन्होंने गौरव पथ बनाया था, ये प्रदेश का सबसे घटिया स्तर का गौरव पथ बना था। आज भी आप देखेंगे वहाँ सुविधा नहीं, लेकिन उसको कांग्रेस के द्वारा कैसे मरम्मत करके उसको ठीक कराया गया है। अब भाजपा के शासन काल में ही बना है। बताइए 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 बताइए। ये लोग बार बार गौरव पथ की बात बोलते हैं। गौरव पथ बनने के बाद में कांग्रेस के 2 महापौर हो गए, एक नरेश डाकलिया जी हुए, आज हेमा देशमुख जी हैं। 10 साल तो इन्हीं महापौर को, बीच में मधुसूदन यादव जी 15 साल हो गए महापौर के। तो नरेश डाकलिया जी उस समय उसकी जांच क्यों नहीं करवाए? हेमा देशमुख जी है, उसकी जांच क्यों नहीं करवाए? मैं 2-3 विषय और पूर्व महापौर जी माननीय सुदेश देशमुख जी ने जो बोले उसमें बताना चाहूँगा। पुराने बस स्टैंड के लिए तो महापौर जी बार बार जो है प्रोजेक्ट लेके आती हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वहाँ के बस सोसाइटी वालों से बात हो गई करके, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी वहाँ के दलदल देख नहीं पाए। मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी का लेटर है जिनके कारण शिव डहरिया जी ने 45 लाख रुपया विधायक के बोलने से स्वीकृति की है।
सो हेमा देशमुख जी में यदि हिम्मत होती तो जाकर शिव डहरिया जी से उसकी स्वीकृति करवा के ले आते। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये अमृत मिशन की बात करते हैं, संतोष पिल्ले जी अमृत मिशन में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो क्या 4.5 साल में आप अमृत मिशन में कोई काम नहीं करवा पाए क्या? यदि काम मैं जानना चाहता हूँ 4.5 साल में, आप प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न बहस कर यदि 4.5 साल में आपने अमृत मिशन में कोई काम कराया कि नहीं कराया, जो पानी मिल रहा है किससे मिल रहा है ये भी बता दीजिए संतोष पिल्ले जी। आइए जानते हैं आम पब्लिक से कि पिछले 5 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के विधायकी कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, बताएं सर। हमको आवास नहीं मिल रहा है जी, वजन भरते पस्त हो गया, आवास नहीं मिला हमको। आवास नहीं मिला की दरकार यहाँ पे लगाई जा रही है। और सर आप बताएं। जब से छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ जब से अस्तित्व में आया है 2000 सन में, तब से हम सभी विकलांगों के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मात्र 150 की पिछले सरकार ने बढ़ाई है और अभी वर्तमान सरकार ने। तो ऐसा विकास होता है जी? हाँ, जबकि हम जैसे लोगों का सिर्फ नाम बस बढ़ा दिए, सिर्फ श्रेणी बढ़ा दिए। जो पहले 7 प्रकार थी आज उसको 21 प्रकार कर दिए। दिव्यांगों के लिए क्या करी सरकार? सरकार बस वही जो मेन काम है RPDW एक्ट, जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत में जो अधिनियम पारित होते हैं उसे किसी भी राज्य शासन ने लागू नहीं किया है। तो आप तो बताइए, सिर्फ पुल रोड बनाना ही विकास होता है और हम जैसे लोगों के लिए कोई विकास ही नहीं हुआ अभी। चलिए ठीक है, आइए और जानते हैं कि पुल रोड बनाना ही विकास होता है। पिछले 5 साल बनाम 15 सालों में क्या कहेंगे कि दिव्यांगों के लिए क्या करी है सरकार और आगे क्या करेगी सरकार? देखो, सबसे पहले तो 15 साल बनाम 5 साल बोल रहे हैं ना आप। 15 साल में रमन सिंह की सरकार गई और ये 15 साल में उनकी विधायकी जाने वाली है, ये तो तय है इस समय। और दूसरी चीज़, दिव्यांगों के लिए जो इस सरकार ने जो की, भूपेश बघेल सरकार, इन्होंने रमन सिंह की सरकार ने कभी सोचा भी नहीं है कि दिव्यांगों के बारे में क्या काम करना चाहिए। भूपेश बघेल की सरकार पूरे प्रदेश के लोगों के लिए, जनता के लिए, मजदूर के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए योजनाएं बना है। उसका परिणाम पूरे अपने छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। हर वर्ग के लिए सरकार ने बनाया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा शहर में, प्रदेश में, क्षेत्र में, किसी भी काम में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बेरोजगारी। चलिए महिलाओं की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कहना चाहेंगी महिलाएं, बताएं। गोकुल नगर बसे दीदी 2004 से बसे, आज 15 साल हो गए हैं, मतलब पट्टा भी नहीं मिले हैं। वहाँ के सड़क दलदल है, तालाब में भी नाली के गड्ढा पानी आते हैं, वहाँ पानी साफ नहीं है, जानवर परेशानी हो जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ है। हम लोग गोकुल नगर बसाते, अभी तक पट्टा नहीं दिए हैं। गोकुल नगर बसा और अभी तक पट्टा नहीं मिला है, ऐसा आम जनता का कहना है। और आम जनता के हिसाब से मेरे ख्याल से शिलान्यास पट्टा वितरण का एक बहुत बड़ा आयोजन प्रशासनिक किया गया था और अभी तक इनका कहना है कि हमको पट्टा नहीं मिला है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर, बताइए। जी मैडम, पट्टा नहीं मिला है कि दरकार है महिलाओं की तरफ से गोकुल नगर में, बताएं। देखिए, वो तो एक अलग विषय होगा, लेकिन मैं प्रदेश जो हमारा जो सरकार है उस बारे में कहना चाहूँगा। जैसे आपने कहा पिछले 15 सालों बनाम 5 साल, 15 सालों में ऐसे क्या वजह रही जिससे रमन सिंह जी और उनकी पार्टी 15 सीटों में सिमट गई। अब आप यही चीज़ देखिएगा, पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे रमन सिंह जी के, वो अपने विकास कार्य बता रहे हैं। तो उनको एज ए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए अपने विकास कार्य गिनाने की वजह क्या है? पूछिए आप बीजेपी के हमारे मित्रों से। विकास कार्य गिनाने की वजह बहुत बड़ा सवाल है। विकास कार्य गिनाने की वजह बताएं। 15 साल बनाम 5 साल जो बार बार बोल रहे हैं, अमित चंद्रवंशी जी बोले हैं विकास कार्य गिनाने का। उनके घर के सामने का गड्ढा है, वो घर जाते हैं कितने बार उसमें जो है गाड़ी उचकाते हुए जाते। एक बार अमित चंद्रवंशी जी से आप पहले पूछ लीजिए, है ना, पहले उसको बनवा ले अमित। देखो, उसके बाद आप शहर के ऐसा कोई गली नहीं, मोहल्ला नहीं जिसमें गड्ढा ना हो। पूरा घूम जाइए आप, गड्ढे से बात। जिस प्रकार जो पट्टा के बात कह रहे हैं, पट्टा के नाम से सिर्फ झुग्गी झोपड़ी सौते कह रहे हैं, आज भी पट्टा नवनी के ना पट्टा मिला नहीं। अब ये शमसुल आलम जी बताए गड्ढे से।
गड्ढे से तो मैं पहले ही कुछ समय पहले प्रोग्राम हुआ तो महापौर जी को मैं बोल दिया था पाटन में विकास देख रही थी तो पाटन के आसपास कितना गड्ढे आप देख लीजिए। दूसरी चीज़ पट्टा में मुख्य रूप से बोलना चाहूँगा, महापौर जी ने भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा था, हेमा देशमुख जी ने भेंट मुलाकात में लोग बाकायदा आए थे, अभी भी हैं, और भेंट मुलाकात के बाद वो लोग अपना पट्टा के लिए हमारा बनाना वहाँ पे आवेदन देकर गए थे। उनका आवेदन वहीं पड़ा है लेकिन उनका पट्टा नहीं बन पाया। आवेदन गड्ढे की दरकार है। देखिए शहर में डामरीकरण का भी एक मुद्दा आया था और गड्ढे का भी अभी मुद्दा आ गया, पता है। देखिए कांग्रेस विकास की बात करते हैं, विकास आपके सामने दिख रहा है जो कि 2 करोड़ 35 लाख की लागत से गांधी सागर का बना है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 370 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। महिलाओं के लिए 100 बेड का बिस्तर जो डिलीवरी के लिए महिलाओं के लिए बना हुआ है, और कन्या छात्रावास के लिए सब जितने भी कौन बनाए हैं, आप कांग्रेस वाले से पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। गांधी सभा का नेशनल हाईवे ने यहाँ पहले गांधी भवन जो बना था उसको तोड़ा गया था, उसके एवज में जो 32 लाख मिला था उससे ये गांधी सभा का बना। ये झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग हम गांधी सभा 4 लेन ने अशोका ने जो है 40 लाख का इसका मुआवजा दिए थे, जिसको नरेश डाकालिया ने पेमेंट बांट दिए थे कर्मचारियों का, उनको बनाने तक की व्यवस्था नहीं। वो तो रमन सिंह जी और मधुसूदन यादव जी के पहल के कारण गांधी सभा गृह नाम की राजनीति ये लोग करे, लेकिन उन्होंने गांधी सभा गृह बनाने वाले एक मेरा सवाल है, दोनों पार्टी बताएं। मैं बताना चाहूँगा ये लोग भाई भाजपा वाले 15 साल की बात ज़्यादा कर रहे हैं। राजनांदगांव में इन्होंने रमन सिंह ने 15 साल में कौन सा उद्योग दिया? बीएनसी मिल से बड़ा उद्योग की स्थापना करने की बात करते थे, आज एक उद्योग कहीं पर नहीं खुला। एक ले दे के लेंको प्लांट खुला था, वो भी बंद हो गया। इनसे रोजगार की बात कीजिए, आप कहाँ पर रोजगार दिया? ये इन्होंने ना कोई रोजगार दिया है ना ही कोई। आज 15 साल अगर कोई राजनांदगांव का विधायक सीएम रहा है तो राजनांदगांव हालत ऐसी होनी थी कि चमकना था राजनांदगांव, लेकिन चमकने के बजाय भाजपा का अलग बाजू में ही गड्ढा है, आप जाकर देख सकते हो। ये फ्लाईओवर बना है, आप देखिए क्या जरूरत है इस फ्लाईओवर की, कोई औचित्य नहीं। मेरा सवाल है, चलिए डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं खोल पाए, बीएनसी मिल था वो भी बंद हो गया, राहुल गांधी जी जूट फैक्ट्री डालने वाले थे, उसका क्या हुआ बताएं? उसके काम चल रहे हैं, जगह वगह भी तलाशी जा रही है कि राज्य सरकार के द्वारा। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के प्रति संवेदनशील है और गंभीरता पूर्वक छत्तीसगढ़ का हर वर्ग कैसे उत्थान कर सके इस दिशा में काम कर रही है। अब पहली बात ये बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चेहराहीन है और मुद्दाहीन है, उनके पास कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं है। मैडम ऐसा ही नहीं है, भारतवर्ष में मुख्यमंत्री जी दूसरी पोजीशन पे है। बताए जूट फैक्ट्री राहुल गांधी जी की तरफ से डलने वाली थी, उसका क्या हुआ बताएं? राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम डलवाएंगे। केंद्र में हमारी सरकार नहीं आई, जनता का जो वर्डिक्ट हुआ हम उसको स्वीकार करते हैं। और रही बात ये बेरोजगारी का संबंध है, बेरोजगारी से तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर वर्ष। ये जो जूट उद्योग की बात कर रहे हैं, जो जमीन बीएनसी मिल की है वो एनटीसी की है, वो आता है केंद्र के अंदर। मुख्यमंत्री जी हमारे वहाँ पर उनको लिख के दिए हैं कि ये ज़मीन हमारी सरकार को अब ट्रांसफ़र करिए, जब जब हमको ज़मीन मिलेगी तब तो वहाँ उद्योग खुलेगा। एक सेकंड। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी रमन सिंह उद्योग मंत्री होने के बाद बीएनसी मिल को बंद कर दिए। 15 साल में ये राजनांदगांव में उद्योग नहीं लगा सके, तो ये क्या आगे और इससे क्या उम्मीद करेगी? राहुल गांधी जी ने यहाँ पे आके बोले थे कि 10 दिनों के अंदर में बीएनसी मिल चालू हो गया, आज तक 4.5 साल हो गया है कांग्रेस की सरकार। अब इन लोग सिर्फ झूठ के ऊपर झूठ लगा रहे, क्या विकास किए 4.5 साल में मुझे बताइए। माननीय भूपेश बघेल जी ने 10 दिन के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम किसानों का ऋण माफ कर। हमारी कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल था ये कि 10 दिन के अंदर किसानों का, लेकिन बघेल जी ने आते ही 1 घंटे के अंदर किसानों का ऋण माफ किया। झूठा आरोप लगाना इनका आरोप है। उद्योग के मामले में ठीक, राहुल गांधी जी जब आए थे यहाँ घोषणा पत्र जारी करने, मैं मानता हूँ उस समय उन्होंने केंद्र में सरकार बनेगी नहीं बनेगी बोल के, लेकिन भूपेश बघेल जी जब यहाँ भेंट मुलाकात में आए थे उस समय तो उनको मालूम था कि सरकार केंद्र में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और सोच के भूपेश बघेल जी बोल के गए जूट उद्योग खोलेंगे, हम बीएनसी मिल चालू नहीं कर पा रहे हैं। जूट उद्योग का क्या है, उनका बजट में आया है क्या, उनके कोई मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ क्या, कोई कांग्रेसी बता दे। तो ये राजनांदगांव की जनता की भावनाओं के साथ उद्योग के नाम में न खेले। भ्रष्टाचार का उद्योग जरूर राजनांदगांव। आपकी सरकार, आपकी तरफ से कौन है दावेदार और किसकी दरकार लगाते हैं बताएं?
अब मैंने भी दावेदारी तो अपनी की है, लेकिन अब जो ऊपर से फैसला करेंगे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा हमारी सरकार जो है घोषणा पत्र नहीं शपथ पत्र दे रही है। अगर दोनों पार्टी में हिम्मत है, ताकत है, तो शपथ पत्र लिख के दे दें, जिसकी भी सरकार बने पूरा कर दे। शराबबंदी वैसी पड़ी है और राजनांदगांव के गली गली में दारू बिक रहा है और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादातर दारू बेचते हुए पकड़ाते हैं। और इसके पहले भाजपा सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता चकना सेंटर चलाते हुए नजर आते थे, आप पता कर सकते हैं एक बार। देखिए ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि दारू बंद करेंगे का अभियान किया हुआ था सरकार के द्वारा, लेकिन चूंकि नहीं हो पाया और कहते हैं कि सामाजिक बुराई है, शराब एक सामाजिक बुराई है। बताइए सामाजिक क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहली बात ये कि ये बताएं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री थे, राजनांदगांव विधानसभा में एक भी उद्योग या किसानों के लिए कोई बांध या नहर नाली बनाए हैं क्या? उन्होंने सिर्फ छला है, काम कुछ नहीं किया है। बताइए। यहाँ पे बात चली शराब की, यहाँ ने घोषणा किया था कि गंगा जल में हाथ रख के महिलाओं के लिए दारू भट्टी बंद करेंगे। यहाँ पे घोटाले के ऊपर घोटाला हो रहा है। 20 करोड़ की लागत से ये कहा गया 2000 करोड़ की लागत, और लॉकडाउन में घर घर दारू पहुँचाया है। मोदी जी ने गुजरात में दारू बंद नहीं कर सके। 15 साल में मुख्यमंत्री जी ने रमन सिंह ने दारू नहीं बंद कर सके, ना गुजरात में बंद हुआ है। ये अपना जवाब दे। दारू के मामले में तरुण लहरवानी जी हैं, बताएं सर। दारू के मामले में देखिए, ये बात तो तय है कि शराबबंदी का वादा हुआ था, शराबबंदी तो हुई नहीं। हर 10 कदम पे घर मोहल्ले में शराब बिकनी शुरू हो गई, शराब की दलाली होना शुरू हो गई है। लोगों को जानबूझ के शराब पिलाई जा रही है ताकि वो शराब पी के घर में पड़े रहें और वो दूसरी मांग न कर सके। बेरोजगारों को सिर्फ शराब पिलाई जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी की बात आ गई। देखिए कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हमने कितनी नौकरियां दी हैं, लोगों को कितनी नौकरियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों को दारू पिला रही कांग्रेस सरकार, ऐसा आरोप लगाया गया है तरुण लहरवानी जी के द्वारा। बताएं सर, बताएं। सर्वप्रथम मैडम, बीजेपी के बौखलाहट ही बताती है कि कांग्रेस ने कितना विकास किया। और जो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, निजीकरण से अगर सरकारीकरण किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया। और हर युवाओं के हाथ में दारू पहुंचाने का जो कार्य किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और बेरोजगारी की बात करते हैं, अब भी वर्तमान में 30,000 नौकरियां शिक्षकों की नियुक्ति माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकार की उपलब्धि का। ये बात करेंगे कालाबाजारी करने वाले, कमीशन खोरी करने वाले, जब आँख का ऑपरेशन होता था तो आँख फूट जाती थी, नसबंदी का ऑपरेशन करते थे तो महिलाएं मर जाती थी। ये बात करेंगे साइकिल चोर, चावल में चोरी, ये कमीशन खोर बात करेंगे विकास की। सबसे बड़ी विकास की उपलब्धि अगर पूछना है मैडम, जो आए दिन ओवरब्रिज के यहाँ फ्लाईओवर के नीचे बैठते थे किसान, उनको जाकर पूछ ले, पिछले 5.5 साल में अगर एक भी बार आप देखे होंगे तो बता दीजिए। ये परिवर्तन है कांग्रेस और बीजेपी में। चलिए ठीक है, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। किसानों को लेकर अब हम बात करेंगे कि किसान कितने खुशहाल रहे इन 15 सालों में बनाम 5 सालों के। बताएं। जिस प्रकार कांग्रेस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सचमुच में परिवर्तन होगा। भाजपा इस प्रदेश में सरकार बनाएगा। दूसरी बात, जहां किसानों की जो बात कर रहे हैं, किसान आत्महत्या इनके सरकार के में किए हैं, 2 आत्महत्या इसी विधानसभा राजनांदगांव जिले में। दूसरी बात, एक भी एनीकेट, एक भी डैम, एक भी निर्माण नहीं किया इस कांग्रेस सरकार ने। जो काम हुआ वो भाजपा की सरकार में। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने काम करते हैं। सिर्फ बताएं शमशुल आलम जी, बताएं। किसान के लिए, किसान जितने भी किसान हैं, गांव के जो भोले वाले किसान हैं, जो पढ़े लिखे थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, जब बैंक में अपना पैसा लेने के लिए पहुंचते हैं, उनके साथ दादागिरी गुंडागर्दी कि तुम इधर बैठो उधर बैठो, सिर्फ कमीशन के नाम पे, किसान के नाम, इन लोग हवाई लूटे हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किए, काम कुछ भी नहीं किए। दूसरा बात मैं बोलना चाहूँगा, राजनांदगांव शहर से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 2 लोगों ने आत्महत्या की है। अभी तक कांग्रेस के नेता लोग उससे मिलने तक के नहीं गए, उनके परिवार से एक बार पूछिए। और एक महिला यास्मीन बेगम जो कि भिलाई सेक्टर 9 में बेड में दम तोड़ दी अपना, और उन लोग को खाना तक नहीं दिया जाता था नगर निगम के द्वारा। एक बार पूछिए इनसे। देखिए ये चीज़ तो मुद्दा है कि एक महिला ने आत्महत्या, आग लगा ली आवास को लेकर के। लेकिन सुनने में
ये भी आता है कि उस महिला के ऑलरेडी 3 मकान थे और उसको भाजपा के लोग अंदर घुसेड़ दिए थे अपने पैसा लेके। 3 मकान में भाजपा के लोग पैसा लेके उसको अंदर घुसेड़ दिए थे और उसको खाली करने सरकार गई थी, तो उसने डराने का काम कर दिया और उस पर झूली हुई है वो। अब देखिए इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। यदि उस महिला को भाजपा के लोगों ने अंदर घुसाए थे तो उनका जो है मजिस्ट्रियल बयान हुआ है उसको सार्वजनिक किया जाए, जो दोषी होंगे है ना उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि उसको 2 जगह 3 जगह अलॉट था तो वो वहाँ पे उतने दिनों से रह रही थी। आप ही बोल रहे हो 2 जगह अलॉट था करके, हाँ, तो उसमें नगर निगम उतने दिनों तक क्या कर रहा था? नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कोई भी अनधिकृत रूप से न रह पाए। एक महादेव यादव सुसाइड कर लिया, क्यों? जहर खा के। क्यों? क्योंकि यहाँ कमीशन, नगर निगम में सिर्फ कमीशन खोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार चल रहा है। मकान का मामला है उसके खुद का मकान है, और जब यदि ये बोल रहे हैं मकान का नहीं है तो जिस दिन उसने जहर खाने का जो है वायरल हो, मैं उसमें जिस दिन उसका, आप सुन लीजिए, जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो क्योंकि भ्रष्टाचार में डूब गए, जवाब सुनना ही नहीं चाहते। ये मैं बताता हूं, वो जो सुसाइड किया था वो भिलाई का व्यक्ति था। राज महादेव जो भिलाई का व्यक्ति था वो एक ठेकेदार था। वो 10 लोगों को मकान बनाना था, वो 10 लोगों को मकान पैसा नहीं मिला। वाइफ के अकाउंट में फिर पैसा क्यों भेजे इन लोगों ने? पति और पत्नी अलग होते हैं क्या? घर नहीं, पति और पत्नी अलग नहीं होते। घर किसी एक के नाम से बनता है, उसकी पत्नी के नाम से बन रहा था और उसने जहर खाया। जिस दिन जहर खाने का हुआ, आप अपना अकाउंट चेक करवाइए। बॉडी को लाने तक गए थे, उनका डेड बॉडी को लेने गए थे भाजपा के लोग कि यहाँ दिखा कर नौटंकी करें करके, वहाँ से लोग भगा गया। भाजपा के पार्षदों को भिलाई से भगा गया, डेड बॉडी को लेने गए थे लोग। 2 विषय मैं बतलाना चाहूँगा। जब छत्तीसगढ़ बना उस समय मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। अजीत जोगी जी जब सीएम थे 3 साल तक के, तो किसानों को 18% ब्याज दर पर जो है कृषि लोन मिलता था। रमन सिंह जी ने उसको धीरे धीरे करके 0% में लाए। और इन लोग बोलते हैं हम लोग 2500 दे रहे हैं, 2500 में बारदाना का पैसा तो दे दो भैया। बारदाना सुन लो, बारदाना का पैसा दे दो, बारदाना का पैसा दे दो। और 2 लोग जो सुसाइड किए, वो ठेलकाडी के बाजू वाला को जहाँ सोसाइटी है, जहाँ टोल के नाम, ये लोग तो गरीब किसानों के बोनस के पैसा खा गए, ना तो रेट उतना दिए है। आज कम से कम 2800 सरकार दे रही है, आने वाले सरकार में कार्यकाल में 3600 रुपये रेट दिया जाएगा। इनको ये क्या, इनको तो पूरा पैसा बोनस तक का है गरीबों किसानों का। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल। पीएम मोदी जी के द्वारा बताया गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके बारे में आपकी क्या राय है? स्वागत है। इससे जो है देश के संसाधन बचेंगे, खर्च बचेंगे और पूरा चुनाव देश के लिए होगा। यदि चुनाव लड़के हम भी आए हैं, हम चुनाव से क्यों डरते हैं? हम में यदि काबिलियत होगी तो हम अगले बार जीतेंगे, और एक साथ चुनाव होगा तो भी जीतेंगे, अलग अलग होगा तो भी जीतेंगे। लेकिन एक साथ चुनाव होने से देश के संसाधन बचेंगे, टाइम बचेगा, आचार संहिता में जो टाइम वेस्ट होता है वो सब चीज़ बचेंगे। 1 नेशन 1 कनेक्शन बोले, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले बार जब यहाँ महापौर चुनाव हुआ था तो पार्षद चुनाव अलग होता था, महापौर चुनाव अलग होता था। भूपेश बघेल जी ने दिमाग लगा के अपने नियम बदल दिया और महापौर बन गए। तो 1 नेशन और जो आप बोल रही हैं 1 इलेक्शन 1 नेशन तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। बताइए इस बारे में कांग्रेस की राय बताएं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक देश एक टैक्स होना चाहिए। टैक्स अभी भी हम लोग दे रहे हैं, सभी चीज़ का दे रहे हैं, कम से कम 5 टैक्स दे रहे हैं। सबको पता है, आपको भी पता है, 5 टैक्स दे रहे हैं। आज भी हुआ वो लागू नहीं हुआ। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात इसलिए गलत है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हो पाएगी। आप उसमें विधानसभा लोकसभा को जोड़ रहे हो, आप पंचायत को क्यों नहीं जोड़ रहे हो, आप नगर निगम नगर पालिका को क्यों नहीं जोड़ रहे हो? अगर बचत की बात हो तो सब जगह एक साथ होनी चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूँ, 19 लाख ईवीएम नया बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, उसके लिए सरकार खर्च नहीं कर सकती। अगर आप खर्च यहाँ करेंगे, आप उसके लिए ईवीएम के लिए खर्च कर रहे हैं, आपके लिए ये संभव नहीं है। बताएं। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बात कर रही हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन इसलिए गलत है क्योंकि आज आपने पूरे जो राष्ट्रीयकरण चीज़ें थी उसको आपने निजीकरण कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपने 1.5 लाख स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसको वहाँ पर केंद्र सरकार ने बंद की। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ बताएं। महिला सशक्तिकरण के लिए भूपेश बघेल जी ने बहुत सारा काम किया है।
महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं निकाली है, मितानिनों का वेतन बढ़ाया है, यूपा और रिपा के जरिए महिला समूह को काम दिया है। महिलाएं बेरोजगार नहीं है, यहाँ पे महिलाओं के पास बहुत काम है। हर महिला अपने समूह के द्वारा काम कर रही है और सशक्तिकरण के द्वारा वो अपने आप में सबल हो रही है। हाँ, चलिए महिला सशक्तिकरण के लिए आगे केंद्र सरकार क्या करना चाहेगी? ये जिस प्रकार जो बोल रहे महिलाओं के लिए बहुत काम किए बताना सरकार को। अभी रेडियो टू चला रहे थे महिला समूह, पूरे प्रदेश में उसको छीना गया और एक प्राइवेट कंपनी दिया गया। और इस देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के उत्थान के लेने की योजना ला रहे हैं। उसी प्रकार एक देश एक चुनाव, इस सचमुच में हम सब के लिए बेहतर है। भले कांग्रेस को पीड़ा हो सकता है पर बेहतर है। चलिए, आज ये थे ज्वलंत मुद्दे जो कि 15 साल बनाम 5 साल, कौन होगा विधायक, किसकी होगी सरकार, कैसा होगा इनका विधायक, क्योंकि 3 पार्टी है हमारे साथ, अपने अपने जोश के साथ अपने अपने नेता, सबकी है दरकार। कौन बने